नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई दिन शनिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं कि विशाखापत्तनम के एलजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण हादसा हुआ। तो एलजी पॉलीमर प्लांट में अभी हाल ही में स्टायरिन गैस के प्रसार के कारण एक हादसा हुआ, जिससे लगभग 11 व्यक्तियों की निधन हुआ और उसके अतिरिक्त लगभग 300 से ज़्यादा लोग क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। अब मैं अगर एलजी पॉलीमर प्लांट की बात करूं तो एलजी पॉलीमर प्लांट विशाखापत्तनम के पास एक विजाग नाम का शहर है, जिसे वाइजैग नाम से आप लोग अक्सर पढ़ते हैं। तो ये लगभग विजाग से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, आर आर वेंकटपुरम। आर आर वेंकटपुरम आर वेंकटपुरम के पास का ये हादसा है एलजी पॉलीमर प्लांट में, जिससे स्टायरिन गैस रिसाव शुरू हुआ। स्टायरिन गैस के रिसाव के कारण आसपास के जो आर वेंकटपुरम के 5 गांव भी जो थे वो भी इसके प्रभाव में आए स्टायरिन गैस के। तो ये बात हमें याद रखना है कि एलजी पॉलीमर प्लांट में स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ, जो कि विशाखापत्तनम के पास ही एक तटीय शहर विजाग के 15 किलोमीटर दूर आर वेंकटपुरम में हुई। अब हम थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं इससे जुड़ी हुई स्टायरिन से संबंधित, क्योंकि स्टायरिन आपके लिए महत्वपूर्ण, अब आपके लिए पूछी भी जाएगी कि स्टायरिन का उपयोग कहाँ होता है, स्टायरिन कैसी होती है। तो सारी चीज़ें स्टायरिन एक्चुअली इसका अन्य नाम भी होते हैं, तो अन्य नामों को बहुत ज़रूरी है समझ लीजिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स एक नाम इसका है, न्यूरोटॉक्सिन्स। दूसरा नाम इसका है विनाइल बेंजीन। तीसरा नाम इसका है इथाइल बेंजीन। एक और अन्य नाम से जानी जाती है, उससे जाना जाता है फिनाइल बेंजीन। तो ये तो इसके नाम हो गए, इन नामों से ये जानी जाती है स्टायरिन गैस। तो आप लिख लीजिएगा फटाफट, न्यूरोटॉक्सिन्स, विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन, ये 4 नाम से जानी जाती है स्टायरिन। स्टायरिन का अगर मैं बात करूं तो यह एक रंगहीन, गंधहीन, एक ऐसी गैस जो तेजी से वायु में फैलती है। दूसरी चीज़, इसका उपयोग की अगर मैं बात करूं तो जितने भी खिलौने होते हैं, कॉस्मेटिक उत्पाद होते हैं, कंटेनर निर्माण होता है और पंखे के जो ब्लेड होते हैं, उन सबका निर्माण में प्रयोग की जाती है स्टायरिन गैस। और इसके अतिरिक्त अगर स्टायरिन गैस की बात करूं कि इफेक्ट किससे करती है, तो जो हमारी श्वसन प्रणाली, जो सांस लेने की आपकी प्रणाली है, उसको इफेक्ट करती है। और क्या करती है, हाँफने और घरघराहट जैसी आवाज़ें आने लगती हैं श्वसन तंत्र से हमारे। मेन मुद्दा क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। जब ये गैस घर करने लगती है हमारे शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की निधन हो जाता है इसी के कारण। तो याद रखिएगा कि वहाँ पर 11 व्यक्तियों का निधन हुआ और इसके अलावा 300 से अधिक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं एलजी पॉलीमर प्लांट में। एलजी पॉलीमर प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो एलजी पॉलीमर प्लांट दक्षिण कोरियाई कंपनी है। कभी प्रारंभ में ये कंपनी विजय माल्या की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे कंपनी दक्षिण कोरियाई कंपनी ने खरीद लिया। तो इससे इतने जुड़े हुए प्रश्न हैं, आप सारी बातों को याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस का रिसाव कहाँ हुआ था, मैं बता दूं आपको, इसे भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो आप ये बताइएगा कि भोपाल त्रासदी किस वर्ष हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले देखते हैं क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है 8 मई को। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस है क्या, ये विश्व रेड क्रॉस संगठन है। ये संगठन का काम क्या होता है, जितने भी स्वयंसेवी होते हैं या स्वयंसेवी जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, उनके योगदान को स्मृतियों के लिए 8 मई का नाम दिया गया। इसे रेड क्रिसेंट दिवस भी मना कहते हैं, रेड क्रिसेंट दिवस। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, रेड क्रिसेंट दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस ही आप ना जाने, रेड क्रिसेंट दिवस भी माना जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, जितने भी स्वयंसेवी हैं, जो स्वयंसेवी समूह होते हैं, जो सहायता करने के लिए उन्मादी रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके स्मृतियों, उनके योगदान की स्मृति के लिए दिन मनाया जाता है। इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, जितने भी स्वयंसेवी, जितने भी सहायता करने वाले व्यक्ति हैं, उन सबका संगठन। अगर मैं इस संगठन की बात करूं तो इस संगठन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके अतिरिक्त आपको एक बात याद रखनी है कि इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हुई, 17 फैब 1863 में हुई। और एक बात आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हेनरी डुनेंट ने की थी, हेनरी डूनेंट ने की थी इसकी स्थापना। तो ये बात आप याद रखेंगे, 17 फरवरी 1863 में स्थापित हुआ संगठन, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। हेनरी डूनेट नाम से वर्तमान में इन्होंने स्थापना की थी इसकी 1863 में। अगर बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो आपकी संगठन है, ये 1917, 1944, 1963 में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुका है। अपने विशेष योगदान के लिए 3 बार इसे नोबेल मिल चुका है। तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, उनका नाम है इवेस डैकोर्ड। इवेस डैकोर्ड वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, जो कि जिनेवा में कार्यरत हैं। तो इतनी बात याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया होता क्या है? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। मेन काम क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन को कम कर देता है। जो रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन होता है उसको कम कर देता है, जिससे कि हमारी क्या होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो रक्त कणिकाएँ होती हैं, रक्त कोशिकाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो कम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और इस जब कमी हो जाती है तो जाहिर सी बात है हड्डी और हृदय, ये 2 चीज़ को इफेक्ट करेगा सबसे पहले। तो हड्डी और हृदय इस रोग से प्रभावित होती हैं। और मनाया कब गया? तो ये मनाया गया है 8 मई को। याद रखिएगा इस बात को लेकर के कि सबसे ज़्यादा साउथ एशिया रीजन, जिसमें भारत अभी आता है, उसी रीजन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये थैलेसीमिया रोग। अनुवांशिक रोग है, माता या पिता से मिलता है, याद रखें। और इसके लक्षण पता चलते हैं बाल्यावस्था या किशोरावस्था में, ठीक है। तो काफ़ी लेट लक्षण पता चलते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। कभी कभी किशोरावस्था में भी थैलेसीमिया के लक्षण पता चलते हैं। तो याद रखें, काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम करके, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त कोशिकाओं की भी कमी हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जब रक्त कोशिकाएं कमी हो जाएंगी तो हृदयाघात के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं और हृदय में प्रॉब्लम भी रहती है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईरान ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए किस मुद्रा का संचालन प्रारंभ किया है? तो सबसे पहले तो मुद्रास्फीति समझते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है किसी भी देश की मुद्रा में लगातार कमी हो जाना, उसे मुद्रास्फीति कहलाता है। जबकि अन्य वस्तुओं में वृद्धि हो जाना, ठीक है। वस्तुओं में कह सकते हैं वृद्धि और मुद्रा में कमी, सीधी सी बात होती है। तो मुद्रा में कमी हो गई तो जाहिर सी बात है नई मुद्रा का प्रचलन किया गया। नई मुद्रा है टोमन। टोमन, अगर मैं बात करूं टोमन की, तो एक टोमन इक्वल टू 10,000 रियाल। रियाल यहाँ की पुरानी करेंसी थी, याद रखिएगा, 10,000 रियाल। तो ये टोमन नई करेंसी आई है मार्केट में। इतनी बात याद रखिएगा, ईरान द्वारा नई करेंसी डाली गई है। तो अच्छा मैं बात करूं और, तो अन्य एक मुद्रा की बात चल रही है ईरान में, उससे बोलते हैं घेरन। एक नई मुद्रा भी है घेरन। अगर मैं घेरन की बात करूं तो 100 घेरन इक्वल टू 1 टेमन आपका। तो याद रखिए, एक टोमन बराबर जो होगा वो 100 घेरन के बराबर होगा। तो ये भी बात याद रखेंगे अभी। लेकिन घेरन की स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती वो अलग की बात है, लेकिन घेरन की बात भी चल रही, तो यह बात याद रखिएगा। अगर ईरान की मुद्रा की मैं बात करूं तो ईरान की मुद्रा का अब तक कुल 4 बार अवमूल्यन हो चुका है। तो इतनी बात भी आप याद रखेंगे कि ईरान की मुद्रा का कुल 4 बार अवमूल्यन हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इंडिया में रुपया का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है, यानी कि रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ईरान ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए नई मुद्रा चालू कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि नई मुद्रा तो टोमन है, नई मुद्रा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में विदेशियों से फंसे निकालने के लिए वंदे भारत नाम का मिशन प्रारंभ किया है। इस मिशन के तहत अभी रिसेंट में जो रिपोर्ट आई उसमें माना गया 14,800 भारतीय भी फंसे हुए हैं, ठीक है। तो 14,800 भारतीयों को निकालने के लिए एक वंदे भारत नाम का कह सकते हैं मिशन प्रारंभ किया गया। यह मिशन 7 मई से 13 मई तक काम करेगा और इसके तहत कुल 64 एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ान भरेंगी और उसमें से क्या करेंगे, जितने भी फंसे लोग हैं उनको बाहर से वापस इंडिया लाएंगे और 14 दिन का क्वारंटाइन देने के बाद अगर उन लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो अपने घरों को भेजा जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट एक 1990 के दौरान घटनाक्रम में बनी हुई मूवी थी, जिसमें 1,11,711 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। कह सकते हैं विदेशों से फंसे हुए या जो अरबी कंट्री थे, कतर जैसे देशों से फंसे हुए भारतीय थे, उनमें से 1,11,711 भारतीयों को निकाला गया था 1990 में। और ये एक रिकॉर्ड है, ये बात याद रखिएगा। उसी के ऊपर मूवी बनी थी एयरलिफ्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। वर्तमान में तो वंदे भारत है। अच्छा ये एक ऑप्शन लिखा हुआ है समुद्र सेतु, ठीक है, सी ब्रिज। ये एक मिशन प्रारंभ किया है नेवी ने, इंडियन नेवी ने। इसमें INS मगर और INS जलास, वो 2 जहाज गए हुए हैं नेवी के। 2 चीज़ें याद रखिएगा, ये मालदीव से फंसे लोगों को निकालने का काम करेगा, ठीक है। मालदीव से निकालने का काम करेगा समुद्र सेतु नाम का जो मिशन है। चलिए आगे देखते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा इंटरनेट प्रयोग में वृद्धि हुई है। ये पहली बार ऐसा डेटा आया कि गाँवों में इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है शहरों की अपेक्षा। तो 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। अगर मैं गाँवों की बात करूँ तो गाँवों में 227 यानी कि 227 मिलियन लोग इसे यूज करते हैं। और अगर शहरों में बात करूँ तो 205 मिलियन लोग अभी वर्तमान में यूज कर रहे हैं, यानी कि 10% की वृद्धि अभी हाल ही में
इंटरनेट प्रयोग में देखी गई। अगर मैं बात करूं अन्य रिपोर्टों की, तो अन्य रिपोर्ट ये कहती है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इंटरनेट का प्रयोग ज़्यादा करती हैं, यानी कि महिलाओं इंटरनेट का प्रयोग सर्वाधिक करती हैं। उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं राज्यों में, तो राज्यों में दिल्ली शीर्ष पर है। दिल्ली जो है इंटरनेट प्रयोग में शीर्ष पर है। उसके बाद आता है नंबर केरल का, तो केरल नंबर आता है दूसरे नंबर पर, दिल्ली पर पहले स्थान पर है। और दूसरी चीज़, अगर जब भारत में एक डेटा है कि 22 मिलियन व्यू पेज डेली देखे जाते हैं, तो 22 मिलियन व्यू पेज में से 13 मिलियन व्यू पेज ऐसे होते हैं जो कि स्थानीय भाषा में देखे जाते हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, ऐसी भाषाओं में 13 मिलियन पेज देखे जाते हैं 22 मिलियन व्यू पेज की अपेक्षाकृत। यानी कि मैं कह सकता हूं कि लगभग 9 मिलियन के आसपास ही अंग्रेजी भाषा में स्क्रॉल किए जाते हैं। उसके अतिरिक्त क्या है, कह सकते हैं देसी, या कह सकते हैं अपनी स्थानीय भाषाओं में लोग स्क्रॉल करते हैं व्यू पेजों को। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो फैक्ट की बात हो गई। तो 10% की वृद्धि आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में किस राज्य के अतिरिक्त क्षेत्र को अपने मौसम कार्यक्रम में दर्शाना प्रारंभ किया है? तो मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त क्षेत्र को दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर अतिरिक्त क्षेत्र क्या था, मैंने ग्राफ का प्रयोग करने का प्रयास किया आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जो एलओसी है, वो एलओसी ये रही आपकी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त आपको एक बात याद रखिएगा, जो ये वाला प्रांत था जिसमें पाकिस्तान का तब तक अभी वर्तमान में कब्जा है, जिसे पीओके बोलते हो, पीओके तो हालांकि ये है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, ये काराकोरम आपकी रेंज हो गई, जो काराकोरम पहाड़ी आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप एक बात याद रखिए, जो गिलगिट और बाल्टिस्तान, या अगर मैं इधर मुजफ्फराबाद का प्रांत की अगर मैं बात करूं, तो ये हिस्सा पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड था। और इसी हिस्से को अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने क्या कर किया है, दर्शाना शुरू कर दिया है अपने ग्राफ में। तो यानी कि, और मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं, मैंने कल देखा है इस चीज़ को लेकर के कि गूगल मैप ने भी एलओसी को दिखाना बंद कर दिया है, और ये हिस्सा पूरा भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि एलओसी की जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसे दिखाना भी बंद कर रखा है, जो दूर से दिखाता था पहले कि आप शो करता था ये बॉर्डर है, ऐसा कुछ नहीं, बंद कर दिया है गूगल मैप ने भी। तो ये एक बड़ी बात है कि गूगल मैप ने भी इसको बंद कर दिया है। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रांत और उसके अतिरिक्त ये मुजफ्फराबाद का प्रांत, ये सारा प्रांत अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ने क्या किया, दिखाने का काम शुरू कर दिया है। तो खासी खलबली पाकिस्तान में मची हुई है। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखिएगा, अभी हाल ही में कि 30 अप्रैल को पाकिस्तान की एक उच्च न्यायालय ने यहाँ पर इलेक्शन कराने की बात भी कही थी, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की चीज़ें हैं, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान, और उसके अलावा ये पीओके वाला मुजफ्फराबाद प्रांत को भी हाल ही में क्या कर दिया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने मौसम विज्ञान कार्यक्रम में दर्शाना शुरू कर दिया है। तो भारतीय मौसम विज्ञान कार्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी तय कर दी है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 59 वर्ष कर दी है। अभी हाल ही में 58 वर्ष थी, लेकिन इसे बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार के सीएम की बात करूं तो के पलानी स्वामी वर्तमान में हमारे यहाँ पे सीएम हैं, और बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के कौन हैं, गवर्नर हैं। तो इतनी बात भी हमको याद रखनी है कि 59 वर्ष तमिलनाडु में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा हाल ही में किस रॉकेट को लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट का प्रक्षेपण किया। इसे चीन के हैनान प्रांत से लॉन्च किया है। इस रॉकेट को, इस हैनान प्रांत से, ये रॉकेट में है क्या कि 2022 तक अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, TIANGONG। तो टैंगोंग नाम का एक स्पेस स्टेशन विकसित किया है, जो 2022 तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक, स्टेशन तक ले जाने का काम करेगा, या कह सकता हूं कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि हाल ही में चीन ने अपना स्पेस स्टेशन नया विकसित किया हुआ, उसका नाम है टियानगोंग, TIANGONG। तो ये भी अपना वहीं पर स्थापित कर देगा इसी रॉकेट की मदद से। तो याद रखिएगा आप इस बात को, ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कितने शोध कार्य प्रारंभ किए हैं? तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कुल 30 शोध कार्य प्रारंभ किए हैं भारत सरकार के साथ मिल करके। इनमें आयुर्वेद हस्तक्षेप शामिल होगा, जनसंख्या आधारित अनुसंधान रिसर्च शामिल होगी, और संजीवनी एप्लीकेशन जो अभी हाल ही में सरकार ने डेवलप किया है, इसमें 5 मिलियन लोगों का डेटा जारी किया जाएगा संजीवनी ऐप में, और उनके ऊपर बाकायदा सर्वे होगा। ठीक है, कोविड-19 के ऊपर 5 मिलियन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा संजीवनी ऐप में। और जो मैंने बोला आयुर्वेदिक हस्तक्षेप, तो उसमें अश्वगंधा जैसे पौधों का प्रयोग करके
कह सकते हैं जो आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है उसका काम करवाएंगे अश्वगंधा से दवाई के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इतना याद रखना है कि आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में 3 नए शोध कार्य प्रारंभ किए हैं। उसके अतिरिक्त आपको एक बात और याद रखना है कि संजीवनी एप्लीकेशन भी हाल ही में लॉन्च करी गई है। 5 मिलियन लोगों का डेटा जमा किया जाएगा इस एप्लीकेशन में और इसके बाकायदा उसके ऊपर कार्य भी किया जाएगा। तो ये थी आज की 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न आपका बनता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आपको उत्तर करूंगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।